हेलो देयर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एरोडायनामिक्स की सीरीज़ को। तो यार अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि कैसे हम विंग डिज़ाइन होता है। हमने थोड़ा फिजिकल से समझा था पिछली बार। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपने कि कैसे लिफ्ट जनरेट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्योंकि हमें अब तक यही नहीं पता लिफ्ट जनरेट कैसे होती है। इससे पहले हमारी एक बार बात हुई थी कि कैसे मान लो अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो इधर ज़्यादा पार्टिकल है, हाई प्रेशर है, और इधर जो है हमारे थोड़े कम पार्टिकल है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर बेसिकली यहाँ पर और हाई प्रेशर है यहाँ पर। तो हमने क्या कहा था, ऐसे यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि इधर पार्टिकल ज़्यादा है तो पार्टिकल कम है, तो एनर्जी बेसिकली इधर ज़्यादा टकराव होगा, इधर कम टकराव होगा। हमने पिछली बार ऐसे समझा था। पर हमारा सवाल है कि ये ऐसा है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, हम जब कोई भी चीज़ हमारी मूव कर रही है ना हवा में, तो उधर हाई प्रेशर लो प्रेशर बन ही क्यों रहा है, हमारा सवाल ही ये है। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। वो है कि देखो, सबसे पहले कोई भी जगह हमारी जो है हवा में मूव कर रही है ना, अगर कोई भी हमारी बॉडी जो है वो हवा में मूव कर रही है, तो उसके ऊपर किस तरह से फोर्स एक्सर्ट होती हैं। तो हमें पता है कि सिर्फ दो ही तरीके हैं फोर्स एक्सर्ट होने के। एक है हमारा प्रेशर डिफरेंस, और एक होता है हमारा शेयर फोर्सेस। तो अब सवाल है कि यार प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो क्यों रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हमारी लिफ्ट जनरेट होगी और हमें उसी से मतलब है। तो ये हो क्यों रहा है, प्रेशर डेवलप हो क्यों रहा है, ऐसे प्रेशर डिफरेंस बन क्यों रहा है वहाँ पर। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका एक्चुअल मीनिंग भी जानेंगे। अब हम पहले मिसकंसेप्शन के ऊपर बात कर क्यों रहे हैं, इसका मैं आपको आगे चलते हुए बताऊँ कि हम इनके ऊपर अभी क्यों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन हमारा आता है, वो है कि इक्वल टाइम थ्योरी। बेसिकली लोगों का मानना क्या है कि मान लो कि ये हमारी जो है एयरफॉयल है, ठीक है, जो हमारी मूव कर रही है। अब ऊपर से एक स्ट्रीम लाइन जा रही है, नीचे से एक स्ट्रीम लाइन जा रही है। अब ये तो पार्टिकल्स है, ठीक है। ये पार्टिकल बेसिकली लोग क्या मानते हैं ना कि यार ये दोनों पार्टिकल अगर एक साथ यहाँ से अलग हुए हैं ना, तो ये किसी मैजिकल लॉ से बाइंड है, किसी जादू से बाइंड है कि ये जब बाहर निकलेंगे ना तो इस एक साथ बाहर आने चाहिए। अब क्योंकि ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा है और नीचे डिस्टेंस कम है, जिसके कारण क्या होगा, ऊपर जो है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ऊपर में। और अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो अगर हम बर्नौली के हिसाब से जाएँ ना, बर्नौलीज़ लॉ का यूज़ करें, तो हमें पता चलेगा कि यार अगर कहीं वेलोसिटी ज़्यादा तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। उससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो है हमारा प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और ऐसे फोर्स एक्सर्ट हो जा रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर सही हैं, पर ये चीज़ वैसे ओवरऑल गलत है। रीज़न इज़ कि नंबर वन, आप लोग क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो अगर ऐसा है तो इसमें भी ये बात बननी चाहिए थी। अगर डिस्टेंस का ही खेल है सारा, तो हम कैसा हो नीचे पूरा चपाट रख दे एकदम एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, और ऊपर में क्या करते हो, जिगजैग सा एक बना दे, ठीक है, सरफेस। अब ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर हमारे इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। पर इसमें तो मैं ऐसा देखने को मिला, ये कोई लिफ्ट जनरेट तो हुई नहीं हमारी यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़, अगर ये सच है तो एक और हम बेसिकली टेस्ट कर चुके हैं चीज़ को, कि अगर हम ना अपने एयरफॉइल को उल्टा कर दें, और इतनी नहीं पर थोड़ी बहुत अब लिफ्ट वहाँ भी जनरेट हो जाती है, जबकि यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ देख सकते हो बड़ा डिस्टेंस नीचे है और छोटा डिस्टेंस ऊपर है, तो इसके बाद तो फोर्स ऐसे एक्सर्ट हो जाना चाहिए था इस बार। तो ये तो नहीं है कि उन्हें आपस में एक साथ निकलना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर सही है, जैसे कि नंबर वन कि यार हाँ, वेलोसिटी डिफरेंस एक्चुअली लीड करता है हमारे प्रेशर डिफरेंस को। बिल्कुल सही बात है। और वेलोसिटी होती है यानी कि एक्सेलरेशन होता है ऊपर की साइड में, इसीलिए लिफ्ट जनरेट हो रही है, ये भी बात सही है। पर ये बात गलत है कि ये दोनों को आपस में मिलना है, इसीलिए ये लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ऊपर से आप लोगों ने बर्नौली अलग अलग स्ट्रीमलाइंस पे लगा दी, जबकि बर्नौली एक ही स्ट्रीमलाइन में लगनी चाहिए। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है एक बार। बर्नौली आप अलग अलग स्ट्रीमलाइन से तब लगा देते हो जब आप एयर रोटेशनलिटी को भी कंसीडर करो। और हमने एक चीज़ नोट की है कि लिफ्ट जहाँ जनरेट होती है वहाँ पर सर्कुलेशन होता है, वहाँ पर रोटेशनलिटी आती है। ये क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने अपने ही पढ़े हुए रूल्स को जो है गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे ये चीज़ क्लियर रहती है कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं कि दोनों पार्टिकल्स साथ में मिलना है, इसलिए वो अपनी स्पीड अप कर दे रहे हैं और फिर प्रेशर डेवलप हो जा रहा है, उसके कारण फोर्स जनरेट हो जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा मिसकंसेप्शन, वो है एयर पुश। तो अगला जो हमारा जो मिसकंसेप्शन है वो है हमारा एयर पुश। बेसिकली लोग क्या मानते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो, मान लो आप ना एक सामने ग्लास है, उस पर आप ना बॉल मारो, तो उस बॉल के टकराने के कारण बॉल वापस आ जाती है और ग्लास गिर जाता है। थोड़े कम फोर्स से मारने तो बॉल भी आगे चली जाएगी, क्योंकि वो फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। लोग क्या मानते हैं कि यार हमारा जो एयर फॉल है ना, ऐसे अगर हमारा हवा में मूव कर रहा है, तो एयर पार्टिकल आके इस पर टकरा रहे हैं और ऊपर की तरफ फोर्स ऐसे डाल रहे हैं। कुछ हद तक ये चीज़ रीजनेबल लगती है, बट द इशू इज़ कि एयर ऐसे काम नहीं करती। एयर इस तरीके से बिहेव नहीं करती। लोगों का मानना है कि रिएक्शन फोर्स के कारण हमारी लिफ्ट जनरेट हो रही है, पर एयर ऐसे बिहेव करती ही नहीं है। एक्चुअली में एयर रोटेट कर जाती है, मूव कर जाती है। और यहाँ होता क्या, मान लो कि
इस डायरेक्शन में आपकी जो है एयर आ रही थी और रिजल्टिंग डायरेक्शन है उसका ये। तो आप देखो कि यार यहाँ पर ना हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज है तो फोर्स लग रहा होगा। तो ये बात तो सही है कि यार फोर्स एक्सर्ट होता है, बेसिकली फ्लो जो चेंज होता है ना, इसमें लोग कह रहे हैं कि फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो रिएक्शन फोर्स से ये हुआ। तो हाँ, फोर्स के डायरेक्शन मतलब एयर के डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स डेवलप होती है और वही चीज़ हमारी लिफ्ट को भी रिजल्ट करती है। बट द इशू इज़ कि इस तरीके से वो बिहेव नहीं करती है। ओके, अब आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं हमारे अगले मिसकंसेप्शन पर, वो है कि एयर टर्निंग। बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि यार देखो, देखिए मैंने अभी बात की कि हमारी फोर्स कुछ ऐसे, मतलब हमारी एयर कुछ ऐसे आ रही थी, ठीक है, और उसके फाइनल डायरेक्शन कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसका यहाँ पर अगर डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट हुई होगी। लोग बोलते हैं इसके कारण, इसके रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमारी लिफ्ट जनरेट होती है। वेल, बात लॉजिकल है और काफ़ी हद तक करेक्ट भी है। पर फिर भी ये चीज़ नहीं बताती कि हमारा बेसिकली हमारी लिफ्ट जनरेट कैसे हुई। ये बस ये बोलती है, मतलब देखो ऐसी रीज़न ही क्या है, मान लो ठीक है ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, हमारा अगर ऐसे फ्लो घूमा तो उसके कारण फोर्स एक्सर्ट हुई, मान गए इस बात को। पर ज़रूरी है फ्लो घूमना? फ्लो सीधा भी निकल सकता है। ऐसा हो सकता है कि यार फ्लो वैसे पहले हल्का सा घूमे और फिर वापस फिर से सीधा हो जाए, मतलब नीचे से आदत से घूम जाए। तो ऐसा रीज़न क्या है इसका कि यार फ्लो ऐसे ही घूम रहा है, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। तो ये भी बेसिकली हमारे रीज़न को क्लियर नहीं करती कि लिफ्ट जनरेट हुई क्यों। ये बेसिकली हाँ, ये ज़रूर बता देती कि लिफ्ट जनरेट हुई है, बस ये एक फुटप्रिंट है, ये हमारा रीज़न नहीं है। तो वेल, हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है कि यार देखो सारे कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें बेसिकली सही हैं, पर ये इनकम्प्लीट है या फिर गलत है, या तो इनकम्प्लीट है या तो गलत है कुछ चीज़ें। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम जो सबसे पहले कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी जो बेसिकली मैथ्स है, हमारी मैथ्स कभी गलत नहीं बताएगी, तो हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। हमें कंजर्वेशन लॉज एंड इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। मास से हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन का आइडिया लगाएंगे। बेसिकली साइंटिस्ट ने सब कुछ कर रखा है और उस चीज़ का हम अपना थोड़ा सा एक कंक्लूजन ले रहे हैं। तो हमने ये नोट किया कि यार कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था कि यार फ्लो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है। फिर जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें बताती है कि यार एक्सेलरेशन फोर्स में क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है। और फिर हमारा मोमेंटम जो है वो बताता है कि यार ये फोर्स जो है ये रोटेशनल कैसे बन जा रही है, मतलब रोटेशन हो तो ही ये फोर्स एक्सर्ट कैसे हो रही है। तो अब हम यहाँ पर लेट करते हैं कि यार ये एक एयरफॉयल है और ऐसी कुछ स्ट्रीम्स आ रही हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल को लेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप हम ना यहाँ पर तीन पार्ट्स देख रहे हैं, एक है हमारा नोज़ वाला पार्ट, एक है हमारा थोड़ा बीच का सरफेस वाला पार्ट और एक हमारा टेल वाला पार्ट। सबसे पहले हम आते हैं नोज़ वाले पार्ट पर। तो देखो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यार कुछ कुछ ना ऐसी सरफेस है, मतलब आप देख सकते हो थोड़ी कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है। तो यहाँ पर ना अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी तो सेम है, पर बीच में एक U2 डेवलप हो रहा है और वो क्या है, ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास में जब हमने इक्वेशन निकाली थी ना, बहुत पहले लॉ निकाला था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ना वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी कहीं पर अगर हमारी जो स्ट्रीम है वो दबे, यानी कि हमारा एरिया घटे। और नोज़ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ के देखिए कितना ज़्यादा एरिया है, यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है, हमारा घट जा रहा है। अब एरिया घटने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन का हमें रीज़न मिल गया कि एक्सेलरेशन हुआ क्यों। इसलिए नहीं कि दोनों पार्टिकल को साथ में पहुँचना था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है और क्योंकि हम अभी सेम ही स्ट्रीमलाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ बर्नौली एप्लीकेबल है। अब हम आते हैं अपने सरफेस के ऊपर। देखो सरफेस के ऊपर हम देखें ना, तो हमारा फ्लो काफ़ी हद तक ना मेंटेन है, कि आप देखोगे यहाँ पर हमारा फ्लो सीधा जा सकता था पर वो सीधा चल के घूम चुका है। तो हमें घूमने के पीछे का आप रीज़न समझते हैं। इसके पीछे का रीज़न है हमारा कॉन्डा इफेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है ना कि हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, कोई भी चीज़ अगर राउंडेड सरफेस है ना, फ्लोज ऐसे निकल रही है हमारे, बेसिकली हवा निकल रही है, तो हमने नोट किया कि जो इसके साथ वाली हवा है ना वो ऐसे रोटेट कर जा रही है, वो कोशिश करी कि हम सरफेस के साथ ही स्टिक रहें। हम बेसिकली सरफेस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो अब आप मान लो कि यार बहुत सारी जेट स्ट्रीम जा रही हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शन में से जेट स्ट्रीम जा रही हैं। अब सीन क्या है ना कि इस जेट स्ट्रीम में इधर से और इधर दोनों साइड से ना सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। पर वहीं पर अचानक से अगर कोई वॉल आ जाए, कोई सरफेस आ जाए, तो इस साइड का फोर्स हट गया। बेसिकली सिमेट्रिक सिचुएशन थी, और ये क्या, ये एक अनसिमेट्रिक सिचुएशन है। इससे हुआ क्या, इस साइड से फोर्स, इस साइड की फोर्स एग्जिस्ट करती है, इस साइड की फोर्स खत्म हो गई, तो ये इधर को धकेल गई, इस साइड से ना धक्का लगा इसको, फ्लो को। इसके कारण हुआ क्या कि हमारी जो फ्लो ऐसे हमारी सरफेस घूम रही है ना, तो ये कोशिश कर रहा है कि यह सरफेस के साथ ही रहूँ मैं, और इसके कारण हमें यहाँ इधर को जाती हुई दिख रही है। पर अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ जाती है कि यार अगर ये चीज़ चलो ठीक है हमने मान लिया, पर ऐसा क्यों नहीं है, नीचे से मतलब क्यों घूम के नहीं आ रही, नीचे भी तो ये सेम चीज़ एप्लीकेट होनी चाहिए ना। तो हाँ, ये नीचे से भी एप्लीकेट होती है, हम इसके ऊपर आगे थोड़ा सा बात करेंगे, जब हम टिप के ऊपर बात करने आएंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे।
तो यार अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट जो कि हमारी टिप, इसके ऊपर आते हैं कि यार ईज़ी फ्लो एग्ज़िट, यानी कि फ्लो ऐसे घूम के ऊपर वो क्यों नहीं आ रहा, ऐसे सीधा क्यों निकल जा रहा है। वैसे इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कूड़ा कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि फ्लो जो है जितना स्मूथ है उतना स्मूथली ट्रेलिंग एज से निकल जाना चाहिए, इसलिए ट्रेलिंग एज को थोड़ा-सा ना शार्प रखा जाता है ताकि वो आराम से निकल जाए। ये वापस ऊपर क्यों नहीं आता कि मतलब जो हमने अभी पढ़ा है उसके सबसे ऊपर आना चाहिए था। वेल इसके लिए दिक्कत क्या है ना कि इसे वापस ऊपर को से पीछे को लाके भेजने के लिए ना एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है। और हम ये चीज़ जानते हैं कि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इधर एनर्जी कम लगती है, इसलिए लगता है कि नेचुरली ये चीज़ होनी चाहिए। पर इसके पीछे एक और रीज़न है। अगर हम देखें ना ये वाला टाइप का फ्लो को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें कि अब तक हम क्या कर रहे थे, हम एलिमेंट्री फ्लोज़ को जोड़ के ओवरऑल फ्लो सिचुएशन को निकालते थे। हम अगर इसको तोड़े तो कैसा रहेगा? तो हमने इसको तोड़ा। देखो एक तो आती है हमारी यूनिफ़ॉर्म, यूनिफ़ॉर्म फ्लो के हिसाब से ये ऐसे घूम के पीछे आना चाहिए था। पर वहीं पर हमारा आता है रोटेशन, और रोटेशन के कारण क्या होता है, ये पीछे को ना आने की जगह आगे को धकेलते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि इस सिचुएशन को एडिशनल जो ये सिचुएशन ईज़ी क्यों है होना, क्योंकि इसको ऑलरेडी एनर्जी मिल जा रही है और यही चीज़ इसलिए होती है। सर्कुलेशन उस एनर्जी को पूरा कर देता है और ये वापस से पीछे घूमने की जगह सीधी निकल जाती है, और इसीलिए हम इसको कंडीशन को हमेशा एप्लीकेट होता देखते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो एक फुटप्रिंट है लिफ्ट के लिए, जिसे हम कोडा जकोस्की थ्योरम भी बोलते हैं। वेल अब हम समराइज़ कर लेते हैं। देखो सिचुएशन क्या है कि हमारी ये एयरफॉयल है, यहाँ से हमारी स्ट्रीम्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ पर ना थोड़ा कंप्रेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डेवलप हो रही है एज़ पर द बर्नौलीज़ लॉ, और यहाँ पर ना लो प्रेशर डेवलप हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, लिफ्ट जनरेट हो रही है। इसके अलावा क्या है कि जहाँ पर ना हम लोग अपना कौंडा कंडीशन होता हुआ देखते हैं, क्या है जो हमारा स्ट्रीम है ना, फ्लो है, वो सब जगह रहना पसंद कर रही है, इसके कारण ये रोटेट कर जा रही है यहाँ से। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं हमारी कूड़ा कंडीशन काम कर रही है, जिसके कारण ये क्लीन एग्जिट डेवलप हो रहा है, और इसके पीछे सर्कुलेशन भी अपना रोल निभा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया कि कैसे लिफ्ट जनरेट होती है बेसिक इक्वेशंस का यूज़ करके, कि मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। वेल थैंक्स फॉर लिसनिंग।